मैंने अपनी अलमारी से ताकत वाली गोली निकाली जो कभी कभार रोहित लेते थे और मैं किचन में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध उबाला और उसमें एक गोली डाल दी ताकि रोहित को थोड़ी ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात के 10 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और रोहित के कमरे में चली गई। रोहित बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आई, रोहित खड़े हो गए और मुझे देखने लगे। जब वो कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? रोहित ने संकोच में कहा, चाची, मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। रोहित ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही, दोस्तों, तो चलिए आपको शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम किरण है, मेरी उम्र 30 साल है, लेकिन मेरा दिल हमेशा जवा रहता है। मेरी हाइट करीब 5 फीट 5 इंच है और जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो ऐसा लगता है मानो सब कुछ ठहर सा जाता है। मेरी गोरी रंगत पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो लगता है जैसे मैं चांदनी रात में टहल रही हूँ। अब बात करते हैं मेरे 20 साल के भतीजे रोहित की, जो मेरा बहुत प्यारा है। उसकी मासूमियत और जोश ने मेरे मन में एक अलग सी हलचल मचा दी है। जब वो मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में एक खास चमक होती है, जैसे वह कोई खूबसूरत ख्वाब देख रहा हो। तभी वह मुझसे कहता है, चाची, आज आप सचमुच बहुत सुंदर लग रही हैं। मेरे पति मोहित तो कभी कभी दिन में ही मेरा पूजन कर देते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी 1 साल की बेटी भी है, इसलिए दूध की थैलियां भी बड़ी है। मैं अपने पति का आशीर्वाद समझकर हर दिन उनका प्यार लेती थी। भले ही हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन मोहित अभी भी मुझे बहुत प्यार करते थे। वैसे आमतौर पर उसका का रंग काला ही होता है, लेकिन मैं हमेशा साफ सफाई रखती थी और कभी कभार मेकअप भी कर लेती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें जरा भी अंदाजा नहीं था। एक शाम मोहित घर लौट रहे थे। उनके एक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी थी, जहां दोस्तों ने उन्हें थोड़ी शराब पिला दी थी। वो बाइक से घर आ रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि इसे ठीक होने में कम से कम 8 से 10 महीने लगेंगे। ये सुनकर मेरा मन टूट गया। मोहित का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी चिंता का सागर उमड़ आया। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में दर्द का साया था। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी दीदी और मेरा भतीजा रोहित उन्हें संभालने के लिए आए थे। मेरे जीजाजी और दीदी तो वापस चले गए, लेकिन रोहित ने मोहित को यहाँ रुकने के लिए कह दिया क्योंकि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और बाहर के काम करने पड़ते थे, इसीलिए मैंने अपनी बहन को कहकर रोहित को कुछ दिन रुकने के लिए बोल दिया। रोहित मान गया और बहुत खुश हो गया। रोहित मेरे कंधे तक ही आता था। शरीर भी ठीक ठाक था और रंग भी सामान्य था। रोहित ज्यादा बिगड़े किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज रोहित मुझसे थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि वो शादी के बाद मुझसे पहली बार मिला था। रात को जब मैं मोहित को खाना खिला रही थी, तब रोहित भी हमारे पास बैठा था। फिर रोहित अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। मोहित के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वो अभी भी दर्द में था। तभी मेरी अंदर की भावनाएं बाहर निकल पड़ी। मैंने मोहित के पास बैठकर कहा, वो भी क्या दिन थे जब आप रोजाना भूत मारा करते थे। मोहित ये सुनकर मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी रानी, आज तो पूरी मजे में लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक लग रहा है और इधर मेरी बुरी हालत हो रखी है। सच बताओ तो इस भूत ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ किरण, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकाल दो, फिर देखना मैं इस भूत का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 8 महीने बाकी हैं प्लास्टर उतरने में, और मेरा तो 1 महीने में ही ये हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो
वो नहीं तो कम से कम दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वो भी नहीं है क्योंकि आपकी बिटिया रानी ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं? सब बेकार था। थोड़ी देर बाद मोहित सो गए क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसीलिए मैं खड़ी होकर रोहित को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं, लेकिन रोहित अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, रोहित, 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए। लगता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। रोहित उठकर बैठ गया और बोला, नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देखते लेट हो गया। फिर रोहित ने पूछा, चाची, आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। रोहित ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही रोहित ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे, तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा, बताओ, अभी तक कोई लड़की पटाई है या नहीं? रोहित कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी शर्मिंदगी हो रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी चाची से इतना मत शर्माओ। वो धीरे से बोला, चाची, सच बताओ तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की है। मैंने कहा, अच्छा, तो मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। रोहित ने कहा, हाँ चाची, एक थी, लेकिन उसने अभी मेरे से दोस्ती तोड़ दी है। मैंने पूछा, तुमने उसकी पिटाई तो कर दी होगी ना? रोहित बोला, नहीं चाची, सच बताओ तो मैंने उसे ढंग से टच भी नहीं किया था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो। रोहित, चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। बातें करते करते मैं रोहित के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो रोहित बेड पर बैठा हुआ मुझे ही निहार रहा था। मेरे उठते ही रोहित ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वो बोला, चाची, आप सच में बहुत खूबसूरत हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नजारा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। रोहित मुस्कुराकर पूछने लगा, चाची, आप बुरा न मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो, क्या पूछना है? रोहित मुझसे कहने लगा, चाची, सच सच बताना, आप जो 2.5 किलो के वजन अपने पास लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी ये बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद रोहित मुझसे काफी खुल गया था और अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से कटने लगा था। रोहित को आए हुए 10 से 15 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफी घुल मिल गया था। वो बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने चाचा मोहित को भी घुमा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सिर भी दबा देता और कभी कभी मेरे शरीर को भी आराम देता। लेकिन मेरी फरमाइशें दिन ब दिन बढ़ रही थी और मेरे पति मोहित की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो रोहित ही है जो मेरी मदद कर सकता है। वैसे मेरे पड़ोस में भी 3 लड़के रहते थे जो स्टडी करते थे। वे भी मुझे देखते थे। जब भी मैं छत पर बाल सुखाने या कपड़े सुखाने जाती तो वे मुझे ही देखते। पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को पकड़ लूं ताकि कुछ समय के लिए काम चल जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूँ और कल को पता नहीं इनमें से कौन मुझे या मेरे पति मोहित को बदनाम कर दे। इसीलिए मैंने उन्हें भाव नहीं दिया। लेकिन रोहित तो घर का ही है, इसीलिए मैंने सोच लिया कि वही मेरी मदद कर सकता है। आज मैंने पक्का प्लान बना लिया कि आज रोहित से मदद ले ही लूंगी। उसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। जैसे ही रोहित नहाकर फ्रेश होने के बाद रसोई में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं रसोई में ही लोटे से दूध निकाल रही थी। मेरी बेटी अभी नानी के घर गई हुई थी, क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब बाकी का दूध निकालना पड़ता था
और घर में मेरे पति और रोहित के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही रोहित अंदर आया, वो मुझे देखकर एकदम घबरा गया और कहने लगा, सॉरी चाची, मुझे माफ कर दो, मैंने देखा नहीं, और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे रोहित, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। रोहित बोला, अरे चाची, ऐसे मैं अंदर कैसे आऊं? मैंने कहा, ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। रोहित का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी चाची थी, इसलिए वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। फिर मैंने उसे कहा, अरे, इतना क्या शर्मा रहे हो? अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे रोहित रसोई में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो? क्या तुमने आज तक नहीं देखा? रोहित बोला, माँ कसम चाची, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा है चाची। मैंने कहा, तारीफें करना छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो। तभी रोहित बोला, चाची, मुझे नहीं आता, कैसे करना है? तो मैंने कहा, अरे बुद्धू, इसमें कुछ नहीं करना, ये लो, पकड़ो और बस धीरे धीरे निकालो। थोड़ी देर बाद जब रोहित के हाथ तेज होने लगे, तो मैंने सोचा कि अब मेरा आगे झुककर सही से काम करने का समय है। मगर जैसे ही मैं झुकने लगी, तो देखा कि रोहित का काम तो पहले ही खत्म हो चुका था। उसे देखकर मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराजगी से रोहित को मारते हुए कहा, ये क्या किया पागल? तुमने तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। इसके बाद जैसे ही रोहित का नशा उतरा, उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी चाची, सॉरी, वो मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। मैं अभी जाकर साफ करके आता हूँ। और उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुरंत रसोई से चला गया। मैंने भी उसे ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि ये उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज खाना भी लेट हो गया था, इसलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और मोहित को कमरे में देने के लिए चली गई। मोहित भी बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। मोहित बिल्कुल सीधे सादे और सरल स्वभाव वाले आदमी हैं। वह मेरी बहुत चिंता करते हैं। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई, तो मैं पूरी पसीने से भीगी हुई थी। मुझे देखकर वो बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो किरण? धीरे धीरे काम कर लिया करो ना। देखो, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तब मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं है। जब तुम काम करते हो, तो मेरा इससे भी बुरा हाल हो जाता है, और तब तो मैं तुम्हें रुकने के लिए भी कहती हूँ, लेकिन तुम तो नोक कहकर काम की स्पीड को दुगना कर देते हो। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे पति मोहित मुस्कुराने लगे। तुम भी ना किरण, कहा की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद मोहित ने खाना खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वो आराम करने लगे। मैं भी काफी थक चुकी थी, इसलिए मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई। इसके बाद मैं रोहित के कमरे में उसे देखने गई, तो वह भी सो चुका था। फिर मैं भी आकर आराम करने लगी। शाम को जब मैं रोहित को चाय देने गई, तो वो बैठा फोन चला रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है रोहित, आज तो तुम काफी ढीले ढाले से लग रहे हो। रोहित बोला, चाची, वो मैंने पहली बार ऐसा काम का अनुभव लिया था। प्लीज, आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ। बिल्कुल मेरे से काम नहीं कर पाया। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ, मैं कब बुरा मानने लगी। वैसे सच बताओ तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने रोहित को चाय पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज रोहित के मुंह से मेरे लिए तो फूल ही झड़ रहे थे। वह बस मेरी तारीफें ही करता जा रहा था। चाची, आप बहुत अच्छी हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि सारी उम्र आपके ही घर रहूं। इन 15 दिनों में मुझे स्वर्ग जैसा महसूस होने लगा है, और ऊपर से आपकी खूबसूरती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफें ही निकल रही हैं। लगता है रोहित ने मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सही कह रही हैं चाची, अब आपको भी मेरे काम में मेरी मदद करनी होगी। अब तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। प्लीज चाची, मना मत करना, बस एक बार के लिए मेरी काम वाली बन जाओ। इसके बाद आप जो भी कहेंगी
मैं करूँगा। जब रोहित ये सब कह रहा था तो उसका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था। मेरी मुस्कुराहट फूट पड़ी थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगले, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? बताओ, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है? वैसे भी अब तुम्हारे चाचा तो वैसे भी मेरे काम में मेरी मदद नहीं कर पाते हैं, और तुम इतना शर्माओ मत। अगर इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा? अब से तुम मुझे अपनी चाची नहीं बल्कि काम वाली ही समझना। रोहित बोला, चाची, एक बात और है, मेरा तो काम करते ही निकल जाता। मैं बहुत काम करता हूँ। मैंने उसे कहा, इसकी चिंता मत करो, इसका इंतजाम मैं कर दूंगी। तुम बस काम के लिए तैयार रहना। मेरे इतना कहते ही रोहित खुश हो गया और उसने थैंक्स चाची की रट लगा दी। कहने लगा, चाची, आप बहुत अच्छी हैं। इसके बाद मैं चली गई क्योंकि शाम हो रही थी और मुझे मोहित को नहलाना भी था। जब मोहित नहा लिए तो रोहित उन्हें बाहर टहलाने ले गया। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सारा काम किया और उनके आने तक खाना भी तैयार कर दिया। आते ही रोहित ने हाथ पैर धोए और खाना खाने के लिए बैठ गए। इतने में रात के 9 बज चुके थे और मोहित की दवाइयों का समय हो रहा था, इसलिए मैं उन्हें कमरे में ले गई और दवाइयाँ दे दी। मोहित की मेडिसिन में नींद की गोलियां भी थीं, ताकि उन्हें ज्यादा दर्द न हो और आसानी से नींद आ जाए। मोहित दवाइयाँ लेकर जल्दी ही सो गए। मैं उनका सिर दबा रही थी। जैसे ही मुझे पता चला कि मोहित सो चुके हैं, मैं नहाने चली गई। नहाकर मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी, बालों का जोड़ा बना लिया और महक के लिए परफ्यूम भी लगा लिया। वैसे तो मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ, लेकिन आज हल्का हल्का मेकअप कर लिया ताकि चेहरा खिल उठे। पूरी तरह तैयार होने के बाद मैंने अपनी अलमारी से ताकत वाली गोली निकाली जो कभी कभी मोहित लेते थे और रसोई में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि रोहित को थोड़ी ताकत मिले। ये सब करते करते रात के 11 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और रोहित के कमरे में चली गई। रोहित बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई, वो खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वो कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? रोहित ने झिझकते हुए कहा, चाची, मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम ये पी लो। रोहित ने जल्दी से गिलास लिया और एक ही सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही मैंने कहा, चलो अब जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। रोहित ने जवाब दिया, चाची, पूजा तो शुरू कर दूंगा, लेकिन आप दिए में तेल डालोगी या सीधे ही पूजा करवाओगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं पहले से ही तेल डालकर आई हूँ। इसके बाद जो हुआ उसे बताते हुए मुझे भी शर्मिंदगी हो रही है। मैं रोहित को अब तक बच्चा ही समझ रही थी, लेकिन उसने पूजा में मेरे पति को भी पीछे छोड़ दिया। रोहित ने सबसे पहले काजू कतली का स्वाद चखा। मेरे पति ने आज तक काजू कतली नहीं खाई, वे तो सीधे पूजा शुरू कर देते थे। जब मैंने रोहित से कहा, अब बस भी करो, और कितना खाओगे? तो उसने जवाब दिया, नहीं चाची, आपको नहीं पता ये कितनी मीठी है, इसी के लिए तो हम पागल रहते हैं। ये रोहित की पहली पूजा थी, इसलिए वो आधे घंटे से ज्यादा नहीं कर पाया। मैं ज्यादा थकी नहीं, लेकिन रोहित पसीने पसीने हो चुका था। मुझे भी 2 महीने बाद पूजा का मौका मिला था, तो मैं बहुत खुश थी। इसके बाद रोहित थककर आराम करने लगा। मैं भी वही थी। जब मैंने उससे पूछा, पहली बार पूजा करके कैसा लगा? तो रोहित ने जवाब दिया, चाची, सच कहूँ तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी के सारे सुख एक साथ मिल गए, या यूं कहूँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी चाची हो। फिर हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रही थी। मैंने उठकर चाय नाश्ता बनाया और मोहित को दे दिया। इसके बाद मैं रोहित को चाय देने उसके कमरे में गई। वह भी उठ चुका था। चाय लेते हुए उसने मुझसे पूछा, चाची, मुझे डर लग रहा है, कहीं हमने कोई गलत पूजा तो नहीं कर ली? मुझे लगा कि शायद रोहित को पछतावा हो रहा है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, रोहित, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। सच कहूँ तो ये मेरी मजबूरी थी। तुम्हारे चाचा 7-8 महीने तक ठीक नहीं हो सकते
और मुझसे इतना इंतजार शायद ही हो पाता। तुमने पूजा में मेरी बहुत मदद की है, प्लीज तुम इतनी टेंशन मत लो। और हाँ, इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। किरण ने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि रोहित ने सर हिला दिया और बोला, चाची, अगर ये मेरी मजबूरी बन गई तो मैंने कहा, आ जाना फिर अपनी चाची के पास। मैंने कब तुम्हें मना किया है? इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगी। रोहित फिर से मेरी तारीफ करने लगा। चाची, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे जो मुझे आप जैसी चाची मिली। इसके बाद मेरे और रोहित के बीच गहरी दोस्ती हो गई। अब जब भी मेरा मन करता मैं रोहित से पूजन करवा लेती थी। इसी बीच रोहित के पापा ने फोन करके उसे घर बुलाया, लेकिन रोहित ने मना कर दिया। उधर मेरे पति मोहित भी अब चलने फिरने लगे थे, तो हम लोग बाजार घूमने जाने लगे। रोहित अब मेरी और भी ज्यादा देखभाल करने लगा था। शाम को जब मैं मोहित को सुलाकर रोहित के पास जाती तो वह मेरे पैर दबाता, कमर की मालिश करता और सिर भी दबाता। मैं रोहित से कहती, इतना काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं मानता और कहता, चुप रहो चाची, आप सारा दिन काम करती हो, इसीलिए थक जाती हो, इतना तो मुझे भी करने दो। दोस्तों, शायद आपको मैं बिल्कुल पसंद ना आऊं, क्योंकि मैंने इस रिश्ते को गलत दिशा में ले जाकर खराब कर दिया। सच कहूं तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन भावनाओं में बहकर सब कुछ हो गया। इसलिए प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करें और मेरी कहानी सुनकर भावनाओं में न बहें, क्योंकि ये सचमुच गलत है। कृपया कमेंट में एक वादा जरूर करें कि आप अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक देती है। किरण अपने पति मोहित की देखभाल करती है जब वो एक दुर्घटना में घायल हो जाते हैं। ये दर्शाता है कि जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ अपने लिए जीना नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों की देखभाल करना भी है। रिश्तों में हमें समर्पित, ईमानदार और एक दूसरे पर भरोसा करने वाला होना चाहिए, ताकि रिश्ते मजबूत और स्थायी बने। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए तब तक के लिए हमें इजाजत दें।